हेलो। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून आशीष, बाकी सब कहाँ हैं? पता नहीं मैम, मेरे को मैं तो अभी आ गया मैम। मैंने ट्रेनिंग लगवा ली और यहीं पे ही। एक बार बात कर सबसे। ठीक है मैम, करता हूँ मैसेज।
वर्षा शालिनी का है, दीक्षा का है, गुड आफ्टरनून मैम। बाकी दोनों का है। बुलाओ जल्दी, ओके मैम। जल्दी बुलाओ। क्या वो आ रही है? दीक्षा को बोला मैंने, और शालू की तबीयत खराब है थोड़ी। क्या हो गया उसको? कल पढ़ा था जितना मैंने पढ़ाया, समझ में आया? बेसिकली वो इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में है कि उससे रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट कैसी होती है, और हर एक इंस्ट्रूमेंट का अपना अपना प्रिंसिपल है जिसको आपको देखना है। ठीक है, आज हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो आइसोटोप इन क्लिनिकल बायोकेम। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो आइसोटोप्स, ये क्या होते हैं? रेडियो न्यूक्लियाइड्स। ये क्या करते हैं? हमें एक ना दूसरे तरीका से केमिकल एनालिसिस में, क्लिनिकल एनालिसिस में मदद करते हैं। बेसिकली क्या होता है, रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स हैं उनका न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने की वजह से इट इज कंटिन्यूअसली डिस्पर्सिंग एक्सेस ऑफ एनर्जी। ठीक है, वो एनर्जी किस फॉर्म में आ रही है? रेडिएशन के फॉर्म में। हम दीक्षा को ऐड कर रहे हैं। हाँ, ऐड कर रहे हैं यार। फ्रिज के पेपर के नीचे। ठीक है गाइस, इतनी दूर समझ में आया? जो रेडियो आइसोटोप्स हैं, रेडियो न्यूक्लियाइड्स हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं, दे आर कंटिन्यूअसली एमिटिंग एनर्जी। क्यों एमिट कर रहे हैं? बिकॉज देयर न्यूक्लियस इज नॉट स्टेबल एंड दैट एनर्जी इज एमिटेड इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन किस फॉर्म में हो सकता है? इन फॉर्म ऑफ अल्फा रेज, इन फॉर्म ऑफ बीटा रेज एंड इन फॉर्म ऑफ गामा रेज। क्लियर गाइस? यस मैम। अब इन रेज को व्हाट वी कैन डू, we can use these radioisotopes for biochemical analysis. ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स के एनालिसिस में,
प्लाज्मा के एनालिसिस में, बॉडी फ्लूइड्स, यूरिन, ब्लड, इन सब के एनालिसिस के लिए हम लोग इन रेडियो आइसोटोप्स को यूज कर सकते हैं एंड इट इज कॉल्ड बायोकेमिकल एनालिसिस। ठीक है, बायो क्यों? Yes. बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड केमिकल क्यों? क्योंकि प्लाज्मा, बॉडी फ्लूइड्स, यूरिन, ये सब में क्या है? केमिकल सब्सटेंसेस हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, राइट? तो इसलिए बायोकेमिकल एनालिसिस। इस टेक्निक को क्या कहते हैं जो हम लोग बायोकेमिकल एनालिसिस के लिए यूज करते हैं? इट इज कॉल्ड रेडियो इम्यूनो एसे। हम लोग इम्यूनो एसे प्रिपेयर करते हैं। Even for estimation of hormones, drugs, other substances related to body fluid, we use radioimmunoassays। ठीक है, कि हमारी बॉडी में इस हार्मोन का प्रॉपर सिक्रेशन हो रहा है या नहीं, क्या प्रॉब्लम है, थायराइड ग्लैंड इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। तो इन सब के लिए हम लोग ऐसे बनाते हैं। एग्जाम्पल, जब हम लोग आयोडीन का ऐसे बनाएंगे तो इट विल यूज गामा रेज। ठीक है, गामा डिटेक्टर Yes. यूज करेंगे जब हम लोग आयोडीन का ऐसे बनाएंगे। क्लियर? Yes, ma'am. और गामा डिटेक्टर से हम लोग क्या करते हैं? बेसिकली हम लोग आयोडीन का एनालिसिस करते हैं कि हमारे अपटेक इनटेक कितना है आयोडीन का, और हमारे थायराइड ग्लैंड में क्या वर्किंग है उसकी, क्योंकि आयोडीन बहुत एसेंशियल है थायराइड ग्लैंड के प्रॉपर वर्किंग के लिए, राइट? तो हमारा थायराइड ग्लैंड कितना थायरॉक्सिन हार्मोन बना रहा है, उन सब के एनालिसिस के लिए हम लोग आयोडीन बायो ऐसे बनाएंगे। क्लियर है गाइस? Yes, ma'am. नेक्स्ट इज यूरिन के एनालिसिस के लिए। ठीक है, हमारी बॉडी कितना बॉडी फ्लूइड एलिमिनेट कर रही है, हमारी किडनी कितना एलिमिनेट कर रहे पानी हमारे अंदर से, उसके एनालिसिस के लिए भी हम लोग रेडियो न्यूक्लियोटाइड यूज करते हैं। नेक्स्ट इज वी कैन यूज इट फॉर medicinal purposes in preparation of medicines, in diagnostic therapies and clinical diagnostics। ठीक है, डायग्नोस्टिक्स एंड थेरेपीज में बहुत ज़्यादा यूज होता है रेडियो आइसोटोप्स, स्पेशली न्यूक्लियर मेडिसिन में। ठीक है, जिसमें पेशेंट को एक रेडियो एक्टिव डोज दिया जाता है और उसके पर्टिकुलर ऑर्गन को स्टडी किया जाता है 2 डायमेंशनल पिक्चर में या 3 डायमेंशनल पिक्चर में। ठीक है, जिस ऑर्गन को स्टडी करना है उसके पहले उसको एक उस ऑर्गन के लिए रेडियो एक्टिव डोज दिया जाएगा और फिर उस ऑर्गन के स्टडी को कैरी आउट किया जाता है, पूरी वर्किंग देखी जाती है उस ऑर्गन की। क्लियर गाइस? Yes, ma'am. तो इस तरह हम लोग न्यूक्लियर मेडिसिन में यूज कर रहे हैं, रेडियो एक्टिव ट्रेसिंग के लिए यूज कर रहे हैं इनको। एज अ ट्रेसर कैसे यूज करते हैं हम लोग? शालिनी का टॉपिक था ना ये कल? Ma'am, isotopes. हाँ, Ma'am, isotopes वाला. आइसोटोप्स का एप्लीकेशन। हाँ मैम, शालिनी. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको यूज करेंगे। थ्रू आइसोटोप्स हम लोग डिटेक्ट करते हैं कि बॉडी में आयोडीन कितना है, पोटेशियम फॉस्फोरस कितना है, पोटेशियम कितना है, सबकी ग्लैंड्स की वर्किंग कैसी है, कोई ट्यूमर है या नहीं, आपके कैंसरस सेल कोई है या नहीं, ये सारा कुछ इसके थ्रू डिटेक्ट हो जाता है। क्लियर है गाइज? Yes, ma'am. अपार्ट फ्रॉम दैट, जब हम लोग किसी पेशेंट को रेडियोथेरेपी देते हैं स्पेशली फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, तो क्या करते हैं? पेशेंट को पूरा उस पार्ट को नेकेड, उसके बॉडी को नेकेड करके रेडिएशन थेरेपी देते हैं। ठीक है, वी अलाउ द लाइट टू पास थ्रू इट्स बॉडी, हिज और हर बॉडी। ठीक है, ये रेडिएशन क्या करता है? डीएनए में जो कैंसरस सेल है उसको मार देता है, इट किल्स दोज सेल्स। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट वो सेल्स मर जाते हैं और डिवाइड नहीं हो पाते हैं, और इस तरह से ये थेरेपी की जाती है और पेशेंट को बचाया जाता है। तो इसलिए हम लोग रेडिएशन थेरेपी के लिए भी रेडियो एक्टिव वेव्स यूज करते हैं। क्लियर गाइज? Yes, ma'am. जनरली हम लोग कौन सा यूज करते हैं? कॉपर 67। ठीक है, कॉपर 67 ट्यूमर के लिए, कोबाल्ट 60 कैंसर के लिए। ठीक है, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज करते हैं हम लोग। रेडियो एक्टिव इसमें एक्सपोज करने से पहले, रेडिएशन एक्सपोज करने से पहले पेशेंट को इंजेक्शन दिया जाता है एंटीबॉडीज का। ठीक है, और उसके बाद उसको रेडिएशन में एक्सपोज किया जाता है।
बेसिकली इंजेक्शन देने के बाद क्या होगा, ये एंटीबॉडीज जाके कैंसर सेल से बाइंड करेंगे और उसके बाद उस पर रेडिएशन आएगा, तो ये एंटीबॉडीज क्या करेंगे, उस ट्यूमर सेल को डिस्ट्रॉय करेंगे। क्लियर गाइस? नेक्स्ट पॉइंट इज पॉजिट्रॉन इमेजिंग टोमोग्राफी, पीईटी जिसको हम लोग कहते हैं। इसमें भी जनरली क्या होता है, हम लोग रेडिएशन यूज कर रहे हैं फॉर लोकेटिंग ट्यूमर्स, कि आपकी बॉडी में कोई ट्यूमर है या नहीं। उस समय हम लोग पॉजिट्रॉन एमिटिंग रेडियो आइसोटोप या रेडियो न्यूक्लियाइड यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल N13, O15, F18, ये सारे हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ये इंजेक्ट करते हैं पेशेंट में, और ये इंजेक्ट करने के बाद ये क्या होते हैं, ये जाके एक टारगेट टिश्यू में अक्यूमुलेट होने लगते हैं। अक्यूमुलेट होने के बाद ये पॉजिट्रॉन एमिट करेंगे। ठीक है, वो पॉजिट्रॉन नियर बाय इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसके साथ कंबाइन करेगा। ठीक है, और गामा रेज का एमिशन करेगा इन अपोजिट डायरेक्शन, और ये गामा रेज आपके कैमरा में डिटेक्ट होते हैं और वो बताते हैं एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द ट्यूमर। जनरली कार्डियक इमेजिंग, ब्रेन इमेजिंग के लिए हम लोग ये टेक्निक यूज करते हैं। क्लियर गाइज? सीटी स्कैन्स जो परफॉर्म करते हैं या एक्सरेज जो बनते हैं, ऐसे ही इसी टेक्निक के थ्रू बनते हैं। ठीक है, कोई डाउट इतनी दूर? रेडियो फार्मास्यूटिकल्स क्या है? अगेन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को बायोलॉजिकली बॉडी में इंट्रोड्यूस करना, ताकि एक पर्टिकुलर ऑर्गन या पाथवे को, मेटाबॉलिक पाथवे को स्टडी किया जा सके। इसके लिए भी जनरली आयोडीन यूज होता है, आयोडीन 131। ठीक है, हाइपरथायराइडिज्म, लिम्फोमा, इन सब के स्टडीज के लिए ये यूज होता है। स्टरलाइजिंग के लिए कई बार सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उनके स्टरलाइजेशन के लिए सिरिंज, ग्लव्स एक्सेट्रा हम लोग गामा रेडिएशन यूज करते हैं, एक्सपोज कर देते हैं उन इंस्ट्रूमेंट्स को टुवर्ड्स गामा रेडिएशन। ठीक है, उनको स्टरलाइज करने के लिए, उनको इफेक्टिव बनाने के लिए। और ये जो स्टरलाइजेशन है, स्टरलाइजेशन थ्रू रेडिएशन, ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है स्टीम हीट स्टरलाइजेशन से। एक तो चीपर भी होता है और ज़्यादा इफेक्टिव भी होता है, इट किल्स द जर्म्स कंप्लीटली। ठीक है, यस कोई डाउट है इतनी दूर? मैम, गामा रेज को किस में यूज? हाँ मैम, गामा रेज बताया आपने जो हाँ, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। यस, गामा रेज, गामा रेज। मैम, हॉस्पिटल्स में भी ये यूज होती हैं? हाँ, हॉस्पिटल्स में भी ये यूज होते हैं। डायरेक्टली उसके रेडिएशन के नीचे स्टरलाइजिंग जो इक्विपमेंट है उसको रख दिया जाता है, एंड द रेज आर अलाउड टू पास थ्रू इट फॉर सम टाइम, और वो टोटली स्टरलाइज हो जाते हैं। इवन जो स्टीम स्टरलाइजेशन से जो रह जाते हैं कीटाणु वगैरह जो कुछ भी, वो भी गामा रेज से रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, जी। गामा रेज से आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन और अदर मेडिकल अप्लायंसेस को भी ट्रीट कर सकते हो। इवन जब एमआरआई होता है, एमआरआई का मशीन देखा होगा, पेशेंट को उसके अंदर जाते हुए देखा होगा कई बार टीवी में, राइट? उसमें भी गामा रेज यूज होते हैं। ठीक है, कोबाल्ट यूज होता है उसमें। तो बेसिकली आप देखोगे चाहे कोई भी एनालिसिस हो, वेदर इट इज एमआरआई, वेदर इट इज सीटी स्कैन, वेदर इट इज एनी एक्सरे, कोई भी स्टडी हो जिसमें रेज, जिसमें बॉडी के अंदर तक स्कैन करके देखा जा रहा है, इट इज यूजिंग रेडियो आइसोटोप्स। कोई ना कोई रेडियो आइसोटोप्स यूज हो रहा है। अगर बोन की स्टडी है तो कैल्शियम रेडियो आइसोटोप यूज होगा। अगर कोई ऐसी चीज की स्टडी है जो जिस पे हीट पड़ने से वो वेपराइज हो जाएगा, तो उस समय कोल्ड प्रोसेस रेडिएशन यूज होता है किसी पाउडर या ऑइंटमेंट की स्टडी करने के लिए। ठीक है, बोन्स या नर्व्स या स्किन में जो ग्राफ्ट्स बनते हैं उसकी स्टडी करने के लिए कोल्ड प्रोसेस रेडिएशन यूज होता है, क्योंकि हॉट प्रोसेस या डायरेक्ट रेडिएशन यूज होगा तो क्या होगा, वो वेपराइज हो जाएगा, राइट? वो हीट सेंसिटिव होता है। ठीक है, अब
जो इरेडिएशन फैसिलिटीज है, अब वो बहुत सारे डेवलप्ड नेशन में सिर्फ गामा स्टरलाइजेशन मेथड ही यूज किया जाता है, बिकॉज WHO रिकमेंडेड है वो, एंड इट इज यूज्ड ऑन अ वेरी वाइड स्केल, चाहे कोई भी बड़ा हॉस्पिटल हो। ठीक है, पहली खासियत क्या है कि इट इज चीप। दूसरा क्या है, स्टरलाइजेशन बहुत अच्छे से करता है। एंड तीसरा क्या है कि इसका हाफ लाइफ बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इट कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड। क्लियर गाइस? Yes, ma'am. कोई डाउट है इतनी दूर? अब पता चला कैंसर ट्यूमर्स की बायोप्सी जो करते हैं वो स्टडीज कैसे करते हैं, कैसे होता है, इंजेक्शन देके फिर कैसे उसको स्टडी किया जाता है, अभी मैंने समझाया तुम लोगों को। ठीक है, कई बार हम लोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में ड्रग बनाते समय भी रेडियो आइसोटोप्स यूज करते हैं, ड्रग डिस्कवरी में, अमाइनो एसिड के स्टडी के लिए, प्रोटीन्स की स्टडी के लिए, रैट्स पे अगर कोई एक्सपेरिमेंट या रिसर्च हो रहा है तो उसकी स्टडी के लिए, या किसी भी ऑर्गन या टिश्यू के स्टडी के लिए कि वो ऑर्गन की वर्किंग कैसी है, उसका 3D डायमेंशन में स्टडी करने के लिए कि वो वर्क कैसे कर रहा है, उसके लिए एक पर्टिकुलर इंजेक्शन देने के बाद उस ऑर्गन से रिलेटेड एक आइसोटोप का इंजेक्शन दिया जाता है, बेसिकली N13 या जो भी, एंड उसके बाद उस ऑर्गन की स्टडी की जाती है। क्लियर गाइस? कोई डाउट है इतनी दूर तो पूछ लो। एंडोक्रिन ग्लैंड के स्टडी के लिए भी यूज होता है। अगेन इफ यू आर यूजिंग रेडियो आइसोटोप्स तो प्रॉपर प्रिकॉशंस लेना जरूरी है, जिसके लिए तुम लोग काफी ग्रोन अप हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर पीपीई किट पहनना, रेडियो एक्टिव मटेरियल को प्रॉपरली स्टोर करना, ऐसे डिस्कार्ड ना कर देना, ठीक है, कंटेमिनेशन से बचाना, वो सब सारा कुछ तुमको पता ही है, बहुत बेसिक है। ठीक है, जो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल जिस कंटेनर में हो उसको प्रॉपरली मार्क करना, ठीक है, और उसके प्रॉपर स्टडी करना, उसके रेडियो एक्टिविटी को स्टडी करना, उसके हाफ लाइफ को स्टडी करना, अप्रोप्रिएट शील्ड्स यूज करना जब आप किसी रेडियो एक्टिव मटेरियल के साथ काम कर रहे हो, और ये देखना कि रेडियो एक्टिव मटेरियल के पास कभी फ्लेम ना आए, कभी कोई हीटिंग मटेरियल ना हो, कभी कोई फ्लेम ना आए, नहीं तो वो एक्सप्लोड कर जाएगा। ठीक है, Yes, ma'am. और उसके पास खाना वाना नहीं खाना है, ये सब तो तुम लोगों को पता ही है। इस टॉपिक में एक टॉपिक तुम लोगों का ये है कि कौन कौन से मेथड्स यूज होते हैं न्यूक्लियर मटेरियल के डिस्पोजल में। ठीक है, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है, सपोज उसका काम हो गया, उसकी हाफ लाइफ खत्म हो गई, अब वो काम नहीं कर रहा, तो उसको डिस्पोज कैसे करोगे आप? न्यूक्लियर वेस्ट को आप कैसे डिस्पोज करोगे, कैसे करोगे, कोई आइडिया? उसको डस्टबिन में तो फेंक नहीं सकते हो। हॉस्पिटल्स में एक बहुत कॉमन तरीका यूज होता है डिस्पोजल के लिए, दैट इज कॉल्ड इंसिनरेशन। इंसिनरेशन में क्या Yes. होता है, एक टैंक लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसमें आप वेस्ट डालोगे और उसको जलाओगे। Yes, ma'am. ठीक है, तो हम लोग क्या करते Yes. हैं, उसको बर्न कर देते हैं रेडियो एक्टिव वेस्ट को इंसिनरेटर्स में। इंसिनरेटर्स देखा है? Yes. ठीक है, स्टोरेज अगर हुआ, अगर उसको स्टोर करना है तो आपको प्रॉपरली उसकी हाफ लाइफ को स्टडी करना होगा। ठीक है, अगर कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल ऐसा है कि उसकी हाफ लाइफ खत्म हो गई है और अब उसमें कुछ भी रेडियो एक्टिविटी बची नहीं है, तो एक तरीके से आप उसको स्टोर करके भी उसका डिस्पोजल कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि कुछ टाइम के बाद उसका रेडियो एक्टिव जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा और वो खुद ब खुद डीके होने लगेगा। ठीक है, 25% एक्टिविटी रह जाएगी, फिर 10% एक्टिविटी रह जाएगी, इस तरह से वो डीके होने लगेगा। तीसरा तरीका क्या है, उसको अंडरग्राउंड बरी कर देना, दफना देना, राइट, जो भी रेमनेंट्स बचे हैं उसको दफन कर देना।
लेकिन कई बार ये प्रॉब्लम इसलिए होता है क्योंकि सॉइल वहाँ का इफेक्ट होता है उससे, ठीक है, और उस सॉइल में उसके रेमनेंट्स रह जाते हैं, तो इसलिए इस तरीके को जनरली हम लोग अपनाते नहीं हैं। ऐसा जगह जहाँ पे रॉक्स बहुत ज़्यादा है उस जगह भी अगर आप दफनाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्ले वगैरह की जगह में, मिट्टी वाली जगह में अगर आप दफनाते हो तो प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके रेमनेंट्स रह जाते हैं काफ़ी दिनों तक, ठीक है। एंड उसके अगर क्रॉप्स वगैरह ग्रो हो तो उसका साइड इफेक्ट आता है। ये है शैलो तरीके से, एक लेयर सॉइल का एक लेयर उठा के उसको दफना दिया। एक होता है सॉइल को बहुत डीप तक आपने खुदाई करी और उसके बाद दफनाया, ठीक है। ऐसे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को ऐसे भी डिस्पोज ऑफ करते हैं जब उनकी रेडियो एक्टिविटी खत्म हो जाती है, ठीक है। बट अगेन गवर्नमेंट इसको भी सपोर्ट नहीं करती है ड्यू टू सेम रीजन। अब जनरली क्या होगा, बारिश होगी, बारिश का पानी जानते हो पर्कोलेट करके ग्राउंड वाटर में जाता है, राइट, सॉइल के थ्रू पेनिट्रेट करके सॉइल को धीरे धीरे ग्राउंड लेवल, ग्राउंड वाटर जानते हो ना आप, अंदर जो पानी है, तो सॉइल्स के लेयर के थ्रू वो पानी नीचे जाता है। तो अगर आप डीप बरी भी कर देते हो, बारिश वगैरह होती है, वैसा कंडीशन आता है, तो वो पानी नीचे जाएगा बारिश वगैरह का ग्राउंड वाटर में। अब उसमें अगर रेडियो एक्टिव मटेरियल हो तो क्या होगा, पानी आपका कंटेमिनेटेड होगा, ग्राउंड वाटर कंटेमिनेटेड हो जाएगा, राइट। और उस ग्राउंड वाटर को जब बोरिंग के थ्रू लोग निकालते हैं और कंज्यूम करते हैं तब प्रॉब्लम आएगी। इसलिए इसको भी सरकार जो है अहमियत नहीं देती है। जनरली हर देश में यही कहते हैं कि हमें जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स है उनको दफनाना नहीं है। क्लियर? कई कंट्रीज में ऐसा है कि न्यूक्लियर साइट्स बना दिए जाते हैं पानी के अंदर, ठीक है, और वहां पे उसको स्टोर किया जाता है रेडियो एक्टिव मटेरियल को, जहाँ पे वो फ्यूल का काम करता है और पावर जनरेशन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आप रेडियो एक्टिव मटेरियल को रिसाइकल कर सकते हो। एक बार रेडियो एक्टिव मटेरियल की रेडियो एक्टिविटी खत्म हो गई तो उसको आप फ्यूल की तरह यूज करो, किसी तरह उस पर एक्सपेरिमेंट्स करके उसको फ्यूल बनाओ और उसको फिर से रीयूज करो, ठीक है। जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं उनकी लाइफ का, कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स की लाइफ बहुत ज़्यादा लंबी होती है, जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम एक्सेट्रा। तो उनको पहले सेग्रीगेट करके रिसाइकल करके हम लोग रीयूज भी कर सकते हैं फ्यूल वगैरह बना के। एंड लास्ट इज ओशन, सबसे कॉमन अमाउंट जो यूज होता है, ठीक है। क्लियर गाइस? कोई डाउट गाइस इतनी दूर? कोई डाउट है इतनी दूर? अब तुम लोगों का क्लिनिकल बायोकेम में एक ही यूनिट रह गया है, इम्यूनो एसेमे, जिसमें आपका एलाइजा टेक्निक है। एलाइजा के बारे में पढ़ा है? क्या बोल रहे? एलाइजा के बारे में एक ही यूनिट रह गया है जिसमें एलाइजा के बारे में मुझे बताना है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक आपका इसका सिलेबस खत्म हो जाएगा, बस रह जाएगा बेसिक सेल पैथोलॉजी। तो अब उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस लगा के हम लोग उसका सिलेबस खत्म करेंगे, ठीक है। मीनवाइल इसको गो थ्रू करना, कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछते रहना, ठीक है। और रेगुलर क्लासेस है नेक्स्ट वीक से, जिस टीचर का जो क्लास है लगाओ उसको, ठीक है, क्योंकि 26 से पेपर है तो मोस्टली 10 दिन में तुम लोगों का सिलेबस खत्म होना है। मैम 26 से है पेपर? हाँ जी, शायद अभी कंफर्म नहीं हुआ है, बट क्लासेस खत्म हो जाएंगी 10 दिन में। और असाइनमेंट्स 15 तारीख तक सबमिट करो, सबको बोल दो, ठीक है।
चलो फिर Yes, ma'am. हम लोग अब नेक्स्ट क्लास करेंगे मंडे 3 बजे, ठीक है, बेसिक सेल पैथोलॉजी का। Yes, मैम हम दूसरी असाइनमेंट्स कर रहे हैं सबमिट। क्या? मैम हम ऑनलाइन असाइनमेंट्स ही कर रहे हैं सबमिट, विच यहाँ पे मैम कर्फ्यू लग रखा है तो हम कोई बात नहीं, कोई अरेंज बात नहीं। नहीं, हाँ 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 हाँ, ऑनलाइन कर दो, कोई बात नहीं, Yes, ma'am. कोई प्रॉब्लम मैम नहीं है। उस बट एक ईमेल है, हम उस पे ही करनी है सारी जो CHS वाली CHS वाला। आईडी पे करनी है, फिर के थ्रू तुम लोग सेंड नहीं कर सकते टीचर को? मैम हमने किया नहीं, मतलब वही से करते हैं हम, CHS से ही कुछ करना हो चलो हम सेंड तो। बता देंगे, हम 1-2 दिन में पता करके बता देंगे, ठीक है। वैसे तुम लोगों को जो इंस्ट्रक्शन दिया गया उसमें कुछ लिखा नहीं है कि उसमें अपलोड कैसे करना है फिडीना में? मैम हमने चेक नहीं किया है। एक बार चेक कर लो, मैम देख। उसमें उसमें स्टेप्स होगा। अगर वह स्टेप्स दिया हुआ है तो वैसे सबमिट करो, नहीं तो फिर आप इंडिविजुअल वो CHS वाली आईडी पे मेल कर दो, ठीक है। यस मैम। ओके गाइस, चलो फिर मंडे मिलते हैं, मंडे 3 बजे, ठीक है, हम मैसेज कर देंगे। 3 बजे। हाँ जी, बेसिक सेल पैथ। ओके मैम। चलो बाय। ओके।